नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। कोलिजियम सिस्टम पर किचकिच लगातार बढ़ती जा रही है। कोलिजियम पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कोलिजियम सिस्टम से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की दरअसल नियुक्ति होती है, लेकिन जजों की नियुक्ति न होने की वजह से पेंडिंग केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संसद में जब कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला से सवाल पूछा कि पेंडेंसी की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार का रोड मैप आखिर क्या है, इस पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बेबसी जताते हुए कहा कि मुझे बहुत चिंता होती है कि हमारे देश में लंबित केसों का आंकड़ा 5 करोड़ को छूने वाला है। जजों की नियुक्ति में देरी का ठीकरा कोलिजियम सिस्टम पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त को वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि कोर्ट को जमानत याचिकाओं और छोटी जनहित याचिकाओं से खुद को चिंतित नहीं करना चाहिए, जबकि लंबित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला छोटा या बड़ा नहीं है। अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं तो हम यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा है कि संविधान पीठ ने स्पष्ट कहा कि कोलिजियम की सिफारिश सरकार को माननी पड़ेगी। संवैधानिक पद पर बैठे लोग कोलिजियम की आलोचना से बचें। और वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कोलिजियम की बहस में उतर आए और कहा था कि NJAC कानून को रद्द किया जाना गंभीर मामला है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं। आखिर कोलिजियम पर किचकिच कब तक चलेगी? क्या पेंडिंग केसों के बोझ से न्याय में देरी होगी? नियुक्ति न हो पाने का खामियाजा आखिर जनता को क्यों भुगतना पड़े? उन्हें न्याय के लिए आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा? सुनवाई के बोझ से न्याय में देरी, कोर्ट में करोड़ों केस लंबित, आखिर कौन है जिम्मेदार? लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान हैं और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? सरकार के पास बहुत सीमित है अधिकार। जजों की नियुक्ति में देरी का ठीकरा कोलिजियम सिस्टम पर फोड़ा। जमानत याचिका ना ले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला छोटा या बड़ा नहीं। देश का कानून है कोलिजियम सिस्टम। सभी को करना होगा कोलिजियम का पालन। NJAC कानून को रद्द किया जाना गंभीर मसला। कोलिजियम वर्सेस सरकार, कब तक तकरार? और देखिए, इस समय भारत 24 सवाल पूछ रहा है कि न्यायपालिका बनाम सरकार कहां आखिर तकरार? पेंडिंग केस बनाम जजों की नियुक्ति की लड़ाई, सुनवाई के बोझ से न्याय में देरी और नियुक्ति पर तकरार, सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार। जब तक नई नीति क्या अटकी रहेगी नियुक्ति? और आखिरी सवाल हमारा ये कि कोलिजियम बनाम सरकार, आखिर कब तक तकरार? लगातार हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए, न्यायपालिका वर्सेस सरकार में आखिर जिस तरीके से तकरार बढ़ती जा रही है, बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कब तक चलेगा। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। AN मित्तल, पूर्व जज हैं आप, साथ ही अश्विनी दुबे, वकील सुप्रीम कोर्ट के, महिमा सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आप भी हमारे साथ हैं, खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता BJP के, आप भी हमारे साथ ही मेरे सहयोगी सुमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को समझाते हुए और ये समझते हुए सुमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो सरकार वर्सेस न्यायपालिका की लड़ाई चल रही है और ये कोलिजियम सिस्टम जो एक बड़ा मुद्दा इन दिनों बन गया है, वो दरअसल है क्या? हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि 2016 में जिस तरह से टकरार देखने को मिली थी, खासकर जब NJAC कानून को 5 जजों की संविधान पीठ ने रद्द कर दिया था, उस वक्त टकराव की स्थिति जो है वो न्यायपालिका और सरकार में देखने को मिली थी। अब 7 साल बाद वही स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब 20 जजों की नियुक्ति की जो फाइल है वो सरकार ने लौटा दी है और एक अलग से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जजों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रहा है, जो कि जिसकी अध्यक्षता जस्टिस SK कौल कर रहे हैं। उन्होंने कई बार सरकार को फटकार भी लगाई कि आप जिस तरह से जजों की फाइल को आप पेंडिंग कर देते हैं, कहीं ना कहीं उससे नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होती है और इसका कोई कारण
समझ में नहीं आता कि सरकार आखिरकार क्यों नियुक्ति की जो फाइल है वो अटका देती है। तो फिलहाल अभी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कई तरह की खामियां हैं, और वहीं सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक इस मामले में अगर नई कानून सरकार को बनाना है तो सरकार बनाए, लेकिन फिलहाल जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ही देश का कानून है और इसी को लागू करना होगा किसी भी हाल में। तो फिलहाल अभी जो 20 जजों की नियुक्ति की जो फाइल सरकार ने लौटाई है, जिसमें सबसे अहम जो नाम है वो सौरभ वकील का है, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि वो समलैंगिक होने का दावा खुद करते हैं, और उसकी फाइल जो है सरकार ने 20 जजों के नाम की फाइल लौटाई है, जिनका सौरभ का भी, कृपाल का भी नाम इसमें शामिल है। तो फिलहाल जो टकराव की जो स्थिति है वो न्यायपालिका बनाम जो है वो सरकार देखने को मिलती है, क्योंकि अभी कई दफा जो है वो बयान एक तरह से कानून मंत्री किरेन रिजिजू का आया है, जिसका पलटवार कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में पिछले दिनों शुक्रवार को सुनवाई में कहा कि जब कानून मंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को जमानत मामलों पर कम गौर करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, यानी कि CJI ने एक सुनवाई के दौरान साफ कह दिया कि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और लोगों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, और सुप्रीम कोर्ट इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट में वो बैठा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बयान आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं जजों और कानून मंत्री के बीच में दिखाई देता है, लेकिन एक बार फिर से सवालों के घेरे में कॉलेजियम प्रणाली यहाँ सरकार की ओर से उठाई जा रही है। ठीक है सुमित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सबका बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर। और सबसे पहले AN मित्तल साहब, आप पूर्व जज हैं, आपके पास आते हुए जो स्थिति, जो तकरार इस वक्त पैदा हो गई है, न्यायपालिका वर्सेस गवर्नमेंट की जो स्थिति पैदा हो गई है, नियुक्ति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम भी लगातार सवालों के घेरे में, ऐसे सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि ये टकराव की एक स्थिति है? देखिए, टकराव की स्थिति तो नहीं कह सकते, पर हाँ इतना जरूर है कि मतभेद है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि न तो पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में अपनी हट धर्मता करनी चाहिए और ना ही सरकार को करना चाहिए। मेरा राय ये है कि जिन नामों पर गवर्नमेंट को आपत्ति है उन नामों पर गवर्नमेंट आपत्ति के साथ उन नामों को वापस कर दे, और जिन नामों पर कोई आपत्ति नहीं है उन नामों को क्लियर कर दे। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी किसी जज की नियुक्ति होती है तो उसकी IB इंक्वायरी कराई जाती है, और IB इंक्वायरी में अगर किसी न्यायाधीश, किसी प्रस्तावित न्यायाधीश के विरुद्ध कोई मटेरियल आता है तो उस मटेरियल को सर्वोच्च न्यायालय को भेजना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से ये टकराव NJSC के बाद से शुरू हुआ है, और अभी हाल ही में राज्यसभा में दूसरा बिल भी प्रस्तुत किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी भी स्थिति में टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु इसका हल कैसे निकाला जाए? इसका हल इसी तरीके से निकाला जाएगा कि जो भी नाम, जिस नाम पर भी आपत्ति है सरकार को, चाहे जिस कारण से आपत्ति है, वो अपनी आपत्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास, कॉलेजियम के पास भेज दे, और कॉलेजियम उसको सद्भावना पूर्वक विचार करे। पूर्व में ये देखा गया है कि जिन नामों को सरकार ने रिजेक्ट किया है उन नामों को पुनः 2-2, 3-3, 4-4 बार फिर भी कॉलेजियम ने उसको भेजा है, बोले हम तो यही करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनहित में ये जरूरी है कि दोनों को अपनी अपनी ईगो हटा करके और एक जनता के हित में फैसला लेना चाहिए, और जनता के हित में फैसला यही होगा कि हम सक्षम, ईमानदार और अच्छे न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। उसमें कोई किसी प्रकार का भाई भतीजावाद, किसी प्रकार का जातिवाद, किसी प्रकार का क्षेत्रवाद न रहे, और इसी उद्देश्य को लेकर के NJSC कानून आया था। हालांकि दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, वो कानून रद्द कर दिया गया। तो संविधान में, भारत के संविधान में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, और 1992 के निर्णय के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही यह कॉलेजियम सिस्टम प्रारंभ किया है। तो मेरा मानना यह है कि
सरकार को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन यही और विचार तो आपसी मित्तल साहब हो नहीं पा रहा। दोनों ही तरफ से ये तनातनी बढ़ती जा रही है। 5 करोड़ जी। केसेस पेंडिंग है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। महिमा सिंह के पास, आपके पास आते हुए, महिमा जी, आप प्रवक्ता है कांग्रेस से और चूंकि विपक्ष में है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में है, इस तरीके से जब मुद्दे बढ़ते जाएंगे, इसका दायरा बढ़ता जाएगा, कोलेजियम सिस्टम अब लोगों के सामने बिल्कुल साफ साफ तरीके से आ रहा है। और जिस बात का जिक्र मित्तल साहब भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक राय जैसी चीज होती थी, राय शुमारी होती थी 81 में, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब कोलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से हावी हो गया है। आप इससे कैसे देखती हैं, कैसे इसे रोका जाए, क्या किया जाए कि कोलेजियम सिस्टम वर्सेस जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रहा है, जो स्थिति पैदा हुई है, वो खत्म होकर हम एक निर्णय पर पहुंचे, सरकार एक निर्णय पर पहुंचे, न्यायपालिका एक निर्णय पर पहुंचे? शुक्रिया शिखा जी, आप सभी को नमस्कार। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कम्युनिकेशन के हमारे नेता जयराम रमेश जी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट करके कि सरकार की जो नीयत है वो क्या है। सरकार की नीयत है न्यायपालिका के अधीन करने की। ये जो सारा मसला चल रहा है कि एनजेएसी का खारिज कर देने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हुआ। अब समझने वाली बात 1993 के जब कोलिजियम सिस्टम लाया गया और उसके बाद 19 के अंदर राष्ट्र का विस्तार, तो ये कुछ देख परख के और 2000 के बीच में 2 दशक भी नहीं थे और 1900 किया गया था। आज ऐसा क्या होता है कि एक शब्द का प्रयोग माननीय पूर्व न्यायाधीश महोदय ने किया और सम्मान उन्हें हठ धर्मिता इस शब्द का प्रयोग किया, अंग्रेजी में और होते हैं। तो ये जो सरकार जो नीयत है, हाईवे की नीयत की नीयत है, ये क्या करना चाहिए कि जो हमारे संविधान के पृथक्करण किया गया होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसे यहाँ पैनल 4 लोग बैठे हैं जानते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव और जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायिका है, ये सेपरेशन ऑफ पावर, एक तरफ सिटिंग सीनियर रिटायर हुए हैं, रमन्ना रिटायर हुए थे सीनियर रमन्ना, उन्होंने एक बात कही, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ और आज के साथ हो रहा हर कोई। महिमा जी, आपको यहाँ रोकते हुए, आपके कनेक्शन में थोड़ा सा एरर है, हमें आपकी आवाज़ ठीक से पहुँच नहीं रही है। मैं चाहूँगी कि टेक्निकल टीम इसे ठीक करने की कोशिश करें और आप भी अपने एंड से करें। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ हैं। खेमचंद जी, जो बात महिमा सिंह जी कह रही है, साथ ही मित्तल साहब भी कह रहे थे, अब कोलेजियम सिस्टम जो है एक मुद्दा बन गया है। अब दिक्कत यहाँ ये है कि संसद में जिसे पारित किया जाता है, जब विधेयक लेकर के आया गया और उसके बाद 2015 से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन कहीं ना कहीं कोलेजियम सिस्टम बरकरार रहा। न्यायपालिका इसे मानने को तैयार नहीं है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? चूंकि केसेस भी कम नहीं है सर, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग होना बहुत बड़ी बात होती है और फिर आरोप लगने शुरू होते हैं, क्योंकि सवाल तो सरकार से पूछे जाते हैं कि इसका क्या होगा, आगे केसेस को कैसे लिया जाएगा। क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? आपका आकलन क्या कहता है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, कोलेजियम सिस्टम हमारे संविधान के अनुसार स्टार्टिंग से ऐसा नहीं, 1993 से ये कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्ट कर। उससे पहले भी जज अपॉइंट होते थे, उससे पहले बहुत अच्छे जज आए, बहुत अच्छा काम किया। तो जुडिशरी में भी रिफॉर्म आए, वो जरूरी है और समय के अनुसार रिफॉर्म आए, वो जरूरी है। ऐसा कह देना 1993 में कोलेजियम सिस्टम बन गया, अब यही रहेगा, वो सही नहीं। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेक एंड बैलेंस भी है। अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो चेक एंड बैलेंस है, कोर्ट में उनको चेक किया जाता है कि वो संवैधानिक तौर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो उनको वहां पर रोका जाता है। वैसे एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के ऊपर पार्लियामेंट भी है और जुडिशरी भी है। अब जुडिशरी को कौन चेक करेगा कि वहां पे जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो सही हो रही है, नहीं हो रही है, लोग उसको चाहते हैं, नहीं चाहते। और जो पार्लियामेंट है वो वॉइस ऑफ द पीपल होती है और जो वॉइस ऑफ द पीपल है उसका अगर कोई वहाँ पे हिस्सा ही नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, कोई व्यू नहीं है, तो वो सही नहीं। आप दुनिया के दूसरे देशों को देखो, अमेरिका में किस तरीके से वहाँ पे जज अपॉइंट होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लेकिन रेक्टिफाई संसद करती है।
अगर संसद उसको रेक्टिफाई ना करे तो वो नॉमिनेशन होता ही नहीं है, मतलब जज बनता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही सिस्टम अच्छा है, अमेरिका सिस्टम अच्छा है, हमारी अपनी डेमोक्रेसी में अपने हिसाब से सिस्टम बनाए, लेकिन कॉलेजियम एक बंद कमरे में डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार का अपना सवाल नहीं है, सरकार जनता को रिप्रेजेंट करती है और वॉइस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार के पास जो फीडबैक आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके अनुसार सरकार बात रख रही है। और आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति ने भी अपनी बात रखी। अड़ना किसी को भी नहीं चाहिए। अभी जज साहब ने जो बात की बिल्कुल सही कहा। ठीक है, कि हमें अश्विनी दुबे वकील सुप्रीम कोर्ट वो भी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, जिस बात को शर्मा जी कह रहे हैं कि प्रतिनिधि संसद में चुनकर जनता के द्वारा आते हैं और अगर जनता के प्रतिनिधि ये फैसला करे, अगर उनकी भी उसमें परामर्श हो, वो भी उसमें साथ हो, तो दिक्कत क्यों है? बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया भी कि बात अगर आप यूएस की करें, फिर आप बात विदेश में कई और ऐसे देशों की करें, वहाँ भी कोलिजियम सिस्टम नहीं है, वहाँ भी यही है कि सरकार उसमें उनका हस्तक्षेप होता है और मिल करके ये चीज़, ये निर्णय ली जाती है। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं अश्विनी जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम को आपने बहुत करीब से देखा होगा, क्या लगता है? थैंक यू शिखा जी। शिखा जी, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से ही खत्म नहीं होता है। समान महत्व के जो मजबूत और स्वतंत्र संस्थान हैं, जो आवश्यक संतुलन बनाते हैं डेमोक्रेसी के बीच में, और जो विभिन्न सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, उनके बीच में सवाल यह है कि अगर जुडिशियरी में जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जजेस और हाई कोर्ट के टॉप 5 जजेस, उस लॉयर की वहां पर क्या ऑनेस्टी है, उस लॉयर का कैसा कंडक्ट है, उस लॉयर के कैसे एकेडमिक्स हैं, उस लॉयर का कैसा बिहेवियर है, उस लॉयर को लॉ की लीगल एक्यूमेंट की कितनी नॉलेज है, ये निर्धारित करने के लिए कानून के तहत बाहर से नोटेबल पर्सनालिटीज को लेकर आ जाएंगे तो वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो एनजेएससी आया था, अभी हम 1993 से पहले की बात नहीं करते, अभी हम जो एनजेएससी 2014 में 99वें संशोधन के मुताबिक आया था, उसके पास उपयुक्तता के मापदंड, क्या मापदंड होंगे किसी की क्रेडिबिलिटी को, किसी के कैंडिडेचर को सेलेक्ट करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को आपने उसका सदस्य बना दिया, लेकिन वोट देने का राइट नहीं बनाया। और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया थी वो तो और भी विचित्र थी। यानी आपको यह समझना होगा कि उसमें 2 नोटेबल पर्सनालिटीज होंगी। वो नोटेबल पर्सनालिटी लॉ का अगर डिसाइड करने के लिए आप एग्रीकल्चर फील्ड से लेकर आते हैं, लॉ के लीगल एक्यूमेंट के बजाय आप किसी और को जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आपने ये डिसाइड नहीं किया कि वहां पर रिटायर्ड जज होगा, लीगल एक्यूमेंट का व्यक्ति होगा। और साथ ही आप जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने वीटो पावर करने, अपने पावर वोट देने का राइट नहीं है, तो आप कहां पे इक्वालिटी की बात करते हैं? लेकिन अश्विनी जी, फिर सवाल यही तो है, यही तो सरकार की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि अगर किसी कानून में कोई कमियां हैं तो उस पर विचार विमर्श हो, उस पर एकजुट होकर के हम फैसला ले। लेकिन ये कहना कि कोलिजियम सिस्टम 93 के बाद से लागू है, वहीं रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये कैसे सही हो सकता है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जैसा आप खुद कह रहे हैं कि इस पर चर्चा कीजिए ना। रिफॉर्म एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के हिसाब से तय होनी चाहिए, मापदंडों के हिसाब से। एनजेएसी को उसी समय जिस समय पिटीशन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एसोसिएशन की डली, उसी समय सरकार को विड्रॉ करके सजेशंस की बात करनी थी कि आप बताइए कौन कौन से सजेशंस को इसमें लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि आप एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका देना चाहते हैं जिसको पावर्स है कि आर्बिट्री कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्ररी अगर होता है उसको क्वैश करने का अधिकार है। केशवानंद भारती में जो खास तौर से संविधान की बात की गई है कि मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, उसकी बात करते तो खेमचंद जी, अश्विनी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने चर्चा नहीं की। होना ये चाहिए था कि वो रद्द हो ना हो, लेकिन उससे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, और यही बात हर कोई कह रहा है कि चर्चा नहीं करके उसे निरस्त कर दिया गया। अगर केस होता है इसका मतलब क्या है कि चर्चा हो रही है? क्या बिना चर्चा के जजों ने उसको कैंसिल किया? ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने संसद के द्वारा बनाए कानून को बिना चर्चा के, बिना सोचे समझे उसको कैंसिल कर दिया। या तो मानो चर्चा हुई है, संसद में भी चर्चा हुई है, कानून बना है, और कोर्ट में अगर केस गया है तो वहां भी चर्चा हुई है। तो गवर्नमेंट ने चर्चा नहीं की ऐसा कहना गलत। और गवर्नमेंट ओपन है, अगर कोई सजेशन है, अगर इंप्रूवमेंट करना है तो बताएं, लेकिन आपने कानूनी निरस्त कर दिया, नहीं ये तो है ही नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए।
वो सब चीजें गलत है। एन और मित्तल हम साहब, ये जुडिशरी तमाम पे जो आरोप नहीं नाम लगा है रहे, नियुक्तियों हमें मिलके के, वो पन्नों में सिमटे रह जाते हैं। अश्विनी जी इसी बात का जिक्र भी कर शिखा रहे जी, हैं। शिखा जी अश्विनी मेरे को आप 1 मिनट दीजिए। जी अश्विनी जी ने काफी लंबा बोला है। जी। देखिए, हमें जुडिशरी से आप ये बोलो कि सरकार को कोई प्रॉब्लम है, नहीं सरकार लड़ना चाहती है, नहीं सरकार लड़ रही है, नहीं, ये संवाद चल रहा है, तो ये नेसेसरी है, रिफॉर्म जरूरी है, हर जगह रिफॉर्म हो रहे हैं, तो जुडिशरी में रिफॉर्म क्यों ना हो? क्योंकि जुडिशरी की वर्किंग में बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि वो साल में कितने दिन काम करते हैं, वो और लोगों की तरह काम क्यों नहीं करते, वहां ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, वहां लोगों को क्यों नहीं पता कि कौन जज अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंट होगा, कैसे दूसरे लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्यों 3-4 लोग वहां पे डिसाइड करते हैं, क्यों उसको पब्लिश नहीं करते, क्यों लोगों को पता नहीं चलता। और फिर कंपेयर करिए टू अदर बिग कंट्रीज कि वहां क्या होता है, वहां किस तरीके से डिस्कशन होता है। इसका मतलब अमेरिका में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वहां पार्लियामेंट रेक्टिफाई करती है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, इसका मतलब वो जज इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल मित्तल साहब, सीनेट में चर्चा होती है यूएस में, बिल्कुल जिस बात को खेमचंद जी कह रहे हैं ये बात भी है, सीनेट डिसाइड करता है, और अगर संसद से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी अपना योगदान इसमें दे, वो भी उस फैसले में हो, और क्यों ना इसे रिफॉर्म किया जाए। मित्तल साहब, एक छोटा सा कमेंट आपसे। देखिए, मेरा मानना यह है कि सन 1950 से पहले जो व्यवस्था थी उसमें 33% ICS का कोटा था, 33% जुडिशल सर्विस का कोटा था और 33% बार का कोटा था। परंतु 1950 के बाद से बिना किसी रिटन कम्युनिकेशन के और बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के जो 33% ICS का कोटा था वो 33% कोटा बार के कोटे में बढ़ा दिया गया। मेरा मानना यह है कि जुडिशल सर्विस से जो आदमी आता है वो 35-36 साल की सेवा के बाद आता है, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है, उसकी जजमेंट राइटिंग की कैपेसिटी, उसकी लॉ को समझने की कैपेसिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी हार्ड वर्किंग, सब कुछ आपके पास होती है। साहब, जिस तरीके से नियुक्तियां रुक रही हैं, पेंडिंग है, इतने केसेस पेंडिंग है, तभी तो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। मित्तल साहब, अब आपके पास आते हुए, आप जिस कोलेजियम सिस्टम का जिक्र कर रहे थे और लगातार चर्चा में ये भी है कि बाकी देशों में क्या स्थिति है, बात यूएस की कर ले, रशिया की कर ले, तो कहीं ना कहीं सेनेट और जो ऊपरी सदन है वहां के लोग उसमें शामिल होते हैं, यानी कि प्रतिनिधि जिसे जनता ने चुना है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ऐसे में जैसे भाई भतीजावाद का आरोप कोलेजियम सिस्टम को लेकर के लगता रहा, आपको क्या लगता है, क्या रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, सरकार के मशवरे से ही सही? निश्चित रूप से इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है और मेरा मानना यह है कि ना तो इसमें पूरी तरीके से सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वर्तमान में क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन होता है, और किस आधार पर नॉमिनेशन होता है इसका कोई पता नहीं रहता, कोई ग्राउंड नहीं रहते हैं, कोई एप्लीकेशन इनवाइट नहीं की जाती है। लेकिन मित्तल साहब, एनजे, माफ कीजिएगा आपकी बात को काटते हुए, NJAC के तहत भी तो यही था ना कि उसमें भी इन्वॉल्वमेंट CJI का तो था ही। 81 में उनसे राय मशवरे की बात कही गई, 93 में इसे रिफॉर्म किया गया, उस मशवरे को उनका आखिरी फैसला कहा गया। अब ऐसे में NJAC का आना, अगर दोनों सदनों से उसे पास करने की बात सामने आई तो यही तो रिफॉर्म हो सकता है मित्तल साहब। और किस तरीके का रिफॉर्म आपको लगता है होना चाहिए? सर्टेनली मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि रिफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनाई जानी चाहिए। भाई भतीजावाद का जो आरोप है वो कुछ हद तक सही है, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पारदर्शिता जिस प्रकार से होनी चाहिए, कोई कहना चाहिए कि अभी कोई सिस्टम नहीं है। जैसे मैं हाई कोर्ट की बात कर सकता हूं, हाई कोर्ट में किस अधिवक्ता के नाम को कंसीडर किया जाना है, क्यों कंसीडर किया जाना है, वो नाम कहाँ से आया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। सब्जेक्ट वाइज भी अधिवक्ता चुने जाते हैं कि अगर मान लीजिए टैक्सेशन का आदमी चाहिए, रेवेन्यू का आदमी चाहिए, क्रिमिनल का चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का चाहिए, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए। पर वर्तमान में नॉमिनेशन होता है और निश्चित रूप से भाई भतीजावाद को भी इसमें बढ़ावा मिल रहा है, और न केवल बढ़ावा बढ़ रहा है बल्कि हाईकोर्ट में अंकल प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो रही है। इसका मतलब है कि जरूरत तो है बदलाव की, यही बात तो आप कह रहे हैं ना मित्तल साहब। अश्विनी दुबे, आपके पास आते हुए जिस बात का जिक्र मित्तल साहब कह रहे हैं कि रिफॉर्म की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, क्योंकि इल्जाम ये लग रहा है कि भाई भतीजावाद वहां भी देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि नियुक्तियां पेंडिंग है, केसेस पर 5 करोड़ पेंडिंग है, आगे आने वाले दिनों में ये भी हो जाएगा। नाक की लड़ाई लगती है क्या आपको अश्विनी दुबे? नहीं, देखिए, जस्टिस मित्तल का अपना विचार हो सकता है, वो जुडिशरी से रिटायर्ड है, बहुत डीपली उसको समझते हैं, परंतु मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं ऐसा समझता हूं कि जो NJAC आया था वो बड़ा ही
खराब तरीके से तैयार किया गया था। पहला कैसे? अनुच्छेद 124 ए के तहत 6 सदस्य थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कोई निर्णायक वोट नहीं, अगर टाई होता, गतिरोध होता, कोई जवाब नहीं। 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व किया, कानून मंत्री, प्रतिष्ठित अन्य व्यक्ति, और प्रतिष्ठित सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। वो कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इसका नहीं, लॉ के सेट करने के लिए लीगल व्यक्ति। तीसरा, भाई भतीजावाद कहां नहीं है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात इस देश में लगातार चलती आ रही है, और अमेरिका का लोकतंत्र और भारत का लोकतंत्र कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप हार्वर्ड की पढ़ाई और भारत की पढ़ाई को कंपेयर नहीं, हार्वर्ड की पढ़ी हुई लोगों की जजमेंट से आप लेकिन जो यूके की जजमेंट से अगर स्थिति में सुधार के लिए रिफॉर्म की जरूरत पड़े तो इसमें दिक्कत क्या है? यही तो सरकार की तरफ से अभी खुद मित्तल साहब कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद जैसे, हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो, इस बात का मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर रिफॉर्म की जरूरत अगर 81 में पड़ी, 93 में पड़ी, तो फिर 2022 में क्यों नहीं होना चाहिए? 2015 में जब इसे लाया गया, और जो आप बात कह रहे हैं कि ये कमियां हैं, तो इन कमियों को सुधारने की बात होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आपसे, ये नाक की लड़ाई है क्या? ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, ये बात तो मैं आपको पहली बात क्लियर करता हूं। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम एक पैरामीटर नहीं, सिर्फ कॉलेजियम ही अकेले डिसाइड नहीं करता। फिर मैं बड़ी शिद्दत के साथ कहता हूं, आप यहां पर गवर्नमेंट को देंगे तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आएगा। महिमा चौधरी जैसे लोग भी बात करेंगे, अपनी बात करने की करेंगे। इसलिए जरूरी है सरकार अपने हिसाब से न्यायपालिका को कंट्रोल अगर करने लगेगी जिस दिन, उस दिन हर एक आर्बिट्री लॉ भी देश में इसी तरह से बिना कॉन्स्टिट्यूशनली, भले वो गलत होगा, वो पास होता जाएगा। तो जो टेस्ट है संवैधानिक टेस्ट, उसको चेक करने के लिए आपको बेहतर रिफॉर्म, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाना चाहिए, सारे चीफ जस्टिस को बुलाना चाहिए, हाई कोर्ट्स के, और जो लीगल खास तौर से एक्यूमेन वाले लोग हैं, जो लीगली देश के बड़े लोग हैं, उनका विचार लेकर के एनजेएससी लेकर आना चाहिए। और रही बात पार्लियामेंट ने, दो बात समझिए, मैं ये बताना चाहूंगा, पार्लियामेंट ने 2014 में अगर उसको पास किया और एक ही विरोध आया सिर्फ राम जेठमलानी का, दोनों सदनों में पास करने का मतलब नहीं है कि वो अल्टीमेट हो गया। आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या वो लीगल टेस्ट पास करता है या नहीं पास करता है। आज मान लीजिए लीगल टेस्टिंग कहाँ हो रही है? नेचुरली लीगल टेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। फिर आपने अपने सवालों का खुद ही जवाब दे दिया, यही से तो प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। देखिए सर, न्यायपालिका क्या डिसाइड कर रही है उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, सरकार की तरफ से जो रिफॉर्म का फैसला है वो भी गलत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये, जो सवाल आप खुद पूछ रहे थे, जवाब आपने दिया कि ये कहाँ पे चेक ऑन हो रहा है। महिमा सिंह हमारे साथ बनी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता है। महिमा जी, जिस बात का जिक्र अश्विनी जी कर रहे थे, मित्तल साहब भी कर रहे थे, आप रिफॉर्म को किस तरीके से देखती हैं? क्या लगता है आपको, क्या इस पे बहस होनी चाहिए थी या फिर इसे पूरी तरीके से निरस्त कर देना चाहिए था जो किया गया? शिखा जी, सबसे पहले तो देखिए, एक मुझे आपत्ति ये है कि मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम थी और आपने कहा मैं रुक गई उस समय पर। उसके बाद मैं निरंतर हाथ खड़ा कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे विचार को पटल पर आने दें, ये आपका कर्तव्य है। महिमा जी, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं चाहूंगी कि हम इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें। बस नहीं, देखिए, अब ये संचालन आप कर रही हैं और आपका चैनल आपको चलाना है, तो उसका निश्चय आप करेंगी ना। नहीं, आपको मैंने क्या होगा महिमा जी, आज जो बहस है, अब आप मुझे रखने दें मेरी बात, अब आप मुझे मेरी बात रखने दें। वकील साहब ने बहुत सारी बातें अभी बताई हैं और बहुत दुरुस्त बताया है। उसमें एक बात मैं ये जोड़ दूं, उन्होंने अभी कहा कि वो हार्वर्ड में पढ़ के आते हैं और ये सारे जो उनके बिंदु हैं बिल्कुल सटीक हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जो भाजपा के प्रवक्ता बात कह रहे थे ना, उसका जवाब देते हुए हार्वर्ड वाली बात में मिलाते हुए मैं ये कहूंगी कि वो बताना भूल गए कि अमेरिका में तो रिटायरमेंट की कोई एज भी नहीं है जजेस की। वहां पर अपॉइंटमेंट जिस तरह से होती है, फिर आप यहाँ रिटायरमेंट एज भी हटा दीजिए। और यहाँ पर देखिए, आत्ममुग्ध ये जो भाजपा सरकार है, ये सारी बात को अपने हाथ में ले लेना चाहती है। आईएएस के अंदर तो पहले ही लिटरल एंट्रीज ये लोग डाल चुके हैं, और अब ये हाल ही में देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जैसी टिप्पणी की चुनाव आयोग को लेकर के कि हैंकी पैंकी हो रहा है वहां पर, निश्चित तौर पर इन लोगों को समस्या होगी ही सर्वोच्च न्यायालय की तरीकों से, क्योंकि अब एकमात्र उम्मीद इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की यदि बची है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाकर ही है। और वो दरवाजा भी ये लोग अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं कि कौन से केस के लिए खुलेगा और कौन से केस के लिए नहीं। 1998 में मैंने बताया कि राष्ट्रपति ने विस्तार किया था
उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उससे पहले इन लोगों की सरकार आ चुकी थी और उसके बाद 6 वर्ष तक वो रहे, 6 वर्ष 64 दिन अगर मैं सही हूं तो उस दौर में ये एनजेएसी का इन्होंने जो करना था वो किया। उस दौर में ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल क्यों नहीं ले आए? उस दौर में इन लोगों ने जो उपयुक्त कदम थे वो क्यों नहीं उठाए? मैंने बताया कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने डाइल्यूट किया है और अब ये न्यायपालिका के साथ जो करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र के ऊपर इनका अंतिम आघात होगा। ठीक है महिमा जी, विथ योर ड्यू परमिशन आपके सवालों को मैं खेमचंद शर्मा के पास लेकर चल रही हूँ। बहुत बुरा लगा आपको शिखा जी, मुझे भी बहुत बुरा लगा, आपने मुझे फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपने शो पर। मैम आपके पास टेक्निकल इश्यूज थे, हम साथ बैठे महिमा जी चर्चाओं में दिन रात शामिल होती हूँ महिमा जी हम यहाँ 5 लोग हैं और सबकी बातें सुननी जरूरी है। अगर आपकी परमिशन हो मैं क्या खेमचंद जी से ये सवाल पूछूं? आप कुछ और कहना चाहती है? आपका ये सवाल ले जाते हुए मैं खेमचंद जी से आंसर ले लूं इसका। महिमा जी विथ योर ड्यू परमिशन, इसलिए मैंने पूछा। नतमस्तक हैं हम तो आपके आगे। चलिए खेमचंद जी आपका जवाब। महिमा जी जो सवाल को उठा रही है वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से पावर अपने हाथ में होल्ड करना चाह रही है और यही प्रॉब्लम की वजह है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं कभी मानता ही नहीं कि ये पावर है, मेरे लिए सेवा का मौका है। लेकिन कांग्रेस इसको पावर मानती है। कांग्रेस चाहती नहीं है रिफॉर्म हो और ये कंफ्यूज भी है। कभी कहते हैं रिफॉर्म होना चाहिए, कभी कहते हैं नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए था तो फिर क्यों आपको दिक्कत है? और नहीं होना चाहिए तो क्यों किया? कंफ्यूज ये जो शब्द है, कंफ्यूज ये जो शब्द है, भाजपा कंफ्यूज है। आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा नाम लिया गया तो मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम लिया गया तो हम। अच्छा खेमचंद जी महिमा जी इसको उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। महिमा जी प्लीज। कंफ्यूज तो भाजपा है, जहां मन करता है वहां अमेरिका की तरफ रुख कर लेती है, जहां मन नहीं करता वहां कहते हैं उनसे सीखेंगे क्या। कंफ्यूज ये है। शिखा जी खेमचंद जी मैंने क्या बोला था? वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेशन और सिलेक्शन। ये हमारे आदरणीय अभी रिटायर्ड जज साहब ने भी बोला। नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। और जब 3 पिलर्स हम बात करते हैं, 2 पिलर्स पे चेक एंड बैलेंस है तो थर्ड पे क्यों नहीं हो? थर्ड में ट्रांसपेरेंसी क्यों ना हो? जो बाकी के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे चेक एंड बैलेंस करता है उस पे क्यों ना हो? और लोगों की राय किसके थ्रू आती है? पार्लियामेंट के थ्रू। तो पार्लियामेंट का पार्टिसिपेशन क्यों ना हो? और ये कह देना कि गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर ले जाना चाहती है, बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है। हमारी गवर्नमेंट हर एक इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, रिफॉर्म लाना चाहती है ताकि वो इफेक्टिव तरीके से देश सेवा में लग सके। और इसीलिए हम इसको कहते हैं संवाद है और ये जरूरी है। और अब अमेरिका की बात आती है तो मैंने क्या कहा? वी कैन टेक गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने ये नहीं कहा कि हम पूरा उसको कॉपी करें। ठीक है। लेकिन क्यों सिलेक्शन ना आए, क्यों नॉमिनेशन हो? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। हाँ। क्यों आज भी हमारी जो जुडिशरी है एससी कुछ ही लिमिटेड दिन काम करती है? क्यों नहीं 9 to 5 काम करती? क्यों नहीं पूरी साल काम करती? क्यों लंबा अवकाश होता है? कई सारे सवाल है खेमचंद जी। महिमा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? लोग पूछते हैं। ठीक है खेमचंद जी। बड़े संक्षिप्त में मैं ये कहूंगी कि हम भी इनको कभी ये नहीं बता रहे होते कि आप उन्हें कॉपी कर लें, हम बिल्कुल नहीं कह रहे होते। और पारदर्शिता की बात ये कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी बिंदु भाजपा उठा रही है उसमें वो ये बात बिल्कुल नहीं बता रही है कि जब वो लोग सरकार में थे, जब राष्ट्रपति ने विस्तार किया था, जब राष्ट्रपति ने विस्तार, हस्तक्षेप इसे बोलते हैं, मैं जो कर रही थी मेरा नाम पुकारे जाने की बात कर रही थी। महिमा जी प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी हो जाएगी। जी प्लीज देखिए सारी बातें कहनी जरूरी होती हैं शिखा जी। महिमा जी तो 1998 से लेकर के जब 2004 तक इनकी सरकार थी, उस समय में जब विस्तार किया जा रहा था तो इनका क्या स्टांस था? राष्ट्रपति ने 1998 में सेकंड जजेस केस के बाद विस्तार किया था कॉलेजियम सिस्टम का। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार क्या कर रही थी ये बता दें हमें बता दें। ऐसा नहीं होता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के दस्तखत के बाद भी पारित हुआ। ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है, रिफॉर्म ऑनगोइंग है। आप ऐसा कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि 1998 में हमारी सरकार थी और उसके बाद रिफॉर्म हो गया, अभी एंड हो गया? इट्स लास्ट,
इसके बाद नहीं होना चाहिए। ये क्या लॉजिक है मैडम? उस समय इसका विस्तार किया जा रहा था, यानी कि भाजपा की जो सरकार 1998 यानी महिमा जी आप ये कह रही हैं कि उसके बाद थी। जो रिफॉर्म अभी लेकर के आए जाने लगे, जो 2015 की बात है, चूंकि केसेस पेंडिंग है, पोस्ट नहीं भरे जा रहे, भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है, वो रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? दिस इज देखिए, जुडिशरी के जो एग्जाम्स होते हैं वो सरकार मिलकर के यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं राज्यों के, वो हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर के कराती है। उसमें किस तरह की अनियमितताएं होती हैं, एक चर्चा उस पर रख लीजिएगा, और उसमें सरकार का क्या किरदार होता है वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा ये जो न्यायालय की बात हो रही है, इसके अंदर भी ये रिफॉर्म्स के पीछे छुपने का क्या तरीका है? हम ये पूछ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने समर्थन क्यों किया? महिमा जी, कुल जो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है वो किन पन्नों के पीछे छुपे हैं? उसमें सरकार का भी सरकार का किरदार है, सरकार की भूमिका है। जो पेपर दे के आते हैं, ऐसे तैयारी करके आते हैं, ऐसे चर्चा नहीं होती, ये हस्तक्षेप करते हैं। मैं आप मेरा नाम पुकारती हैं तो बोलती हूँ, अनुशासन के साथ चर्चा कीजिए तो करें, वरना तो कोई फायदा नहीं है। हम चुपचाप। महिमा जी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सबको टाइम देना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको भी आपका तय वक्त दिया है। महिमा जी एक संक्षिप्त में मैं आपसे उत्तर चाहूंगी कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है रिफॉर्म की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि 5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग है वैसे अभी होने चाहिए, क्योंकि ये तो नाक की लड़ाई है? A very small answer from you, मैम। हमारी राय ये है कि सरकार को, न्यायपालिका को उनका कार्य करने देना चाहिए। उसमें गैर जरूरत जो हस्तक्षेप कर रही है सरकार, वो नहीं करना चाहिए। सरकार को न्यायपालिका के साथ हठ धर्मिता छोड़ देनी चाहिए। न्यायपालिका अपना काम बखूबी करती आई है इस देश में और करती रहेगी। जो अपॉइंटमेंट्स में देरी है वो सरकार की वजह से है। यानी वो उन नामों पर जब विचार विमर्श नहीं हो पाता है, महिमा जी यही आप कह रही हैं, तो फिर वो देरी की वजह वो है खेमचंद जी? सरकार की वजह से सरकार जुडिशरी सिस्टम को एम्पावर करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है। महिमा जी का काम हो गया, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, एम्पावर करना चाहती है, और नॉमिनेशन की जगह सिलेक्शन लाना चाहती है, ताकि सबका पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी हर सिस्टम का पार्ट है, ऐसा नहीं डेमोक्रेसी सिर्फ एमएलए एमपी चुनने के लिए। डेमोक्रेसी में हर एक इंस्टीट्यूशंस में भी इंटरनल डेमोक्रेसी चाहिए, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसपे कोई सवाल उठाए तो हम दिखा सकें दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, इस सिस्टम के थ्रू लोग चुन के आए, ताकि कोई सवाल ना उठा सके। अभी मित्तल साहब ने भी बताया किस तरीके से। लेकिन खेमचंद जी, महिमा सिंह तो अभी आपसे आप पर सवाल उठा रही है ना, वो तो कह रही है क्योंकि आप सारी चीजें हाथ में लेना चाहते हैं, ये एक वजह वो बता तो रही है। इनकी तो ईर्षा है, इनका तो आप देखेंगे, और इनकी जो ईर्षा मोदी जी के खिलाफ है वो देश के खिलाफ होती जा रही है। इसलिए समझ ही नहीं पा रहे कि जो देश के इंपॉर्टेंस के टॉपिक हैं उन पे कम से कम हम राजनीति ना करें। ठीक है, वही ये डिबेट कहाँ जा रही है? वही ठीक है। मित्तल साहब, जिस भाई भतीजावाद का जिक्र हो रहा है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, जिस भाई भतीजावाद के बारे में कहा जा रहा है कि पेंडिंग केसेस इसलिए है क्योंकि ये नाक की लड़ाई हो गई है, दोनों ही न्यायपालिका और सरकार की तरफ से एक फैसले पर पहुंचना पड़ेगा। अब आपके हिसाब से जिस भाई भतीजावाद का जिक्र आप भी हमारे डिबेट में अभी कर रहे थे, अगर वो बात है मित्तल साहब, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसी जुडिशरी का अपमान कांग्रेस ने किया था संसद के थ्रू। इन दोनों पॉलिटिशियंस को बंद करिए। नहीं, दोनों पॉलिटिशियंस को बंद करिए। खेमचंद जी, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। देखिए, ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक निर्णय पर आना बहुत जरूरी है। जो केसेस पेंडिंग है 5 करोड़, वो 10 तक पहुंच जाएंगे। जी मित्तल साहब। मैं सम्मानित अधिवक्ता श्री दुबे जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो 2 एमिनेंट पर्संस का नाम एनजेएसी में आया था, वो दोनों एमिनेंट पर्सन केवल और केवल कानून के क्षेत्र से होने चाहिए। उसमें भूतपूर्व सीजीआई भी हो सकते हैं, उसमें एकेडमिशियंस भी हो सकते हैं। दुबे जी का ये सुझाव बहुत अच्छा है। दूसरा, मैं महिमा जी के इस बात से पूरी तरह खंडन करता हूं कि उच्चतर न्यायिक सेवा में जिस प्रकार से नियुक्ति होती है उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार का 0% भी हस्तक्षेप नहीं होता। उनका ये कहना बिल्कुल ही गलत है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। एनजेएसी में जो सुझाव दिए गए हैं कि 2 एमिनेंट पर्सन्स जो हैं वो कानून के क्षेत्र से हों, वो चाहे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे और कोई हो, ठीक है, पर हो
ठीक है मित्तल साहब, अब आपके सवालों का जवाब मैं महिमा जी से ले लेती हूँ। महिमा जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप बोलना चाह रही हैं और आपका जवाब चाहिए भी यार जरूरी, क्योंकि आप हस्तक्षेप की बात कह रही थी, लेकिन पूर्व जज एन मित्तल जो है वो कह रहे हैं कि हस्तक्षेप तो है ही नहीं, 0% है। विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, मैंने जो बात कही वो मैंने जुडिशियल एग्जाम्स के बारे में, जो मैंने पीसीएस और जुडिशियल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कहा। और दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता को मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जैसा हैंकी पैंकी वो चुनाव आयोग में कर रहे हैं, जैसा माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, हम तो यहाँ पर वही करने आए हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी महिमा जी, मित्तल साहब, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, लेट्स कीप इट वेरी सेन। ये प्लीज, ये पॉलिटिकल डिबेट के लिए हम अलग से जरूर बैठेंगे महिमा जी। महिमा जी, तो वो जो हैंकी पैंकी चुनाव आयोग में किया जा रहा है, वो हैंकी पैंकी, महिमा जी, हम यहाँ बात न्यायपालिका की कर रहे हैं या फिर चुनाव कर रहे हैं? मैं भी चुनाव आयोग की खेमचंद जी, महिमा जी, खेमचंद जी, मैं गुजारिश करूंगी प्लीज आप इसको पॉलिटिकल ना बनाएं। महिमा जी, आप जो बात कह रही हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या बात कहें, क्योंकि आप जवाब पूर्व जज का दे रही है मैम, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं दे रही हैं। जी प्लीज। आप पॉलिटिकल प्रवक्ताओं को यदि बुलाएंगी शिखा जी, तो वो तो पॉलिटिकल बात करेंगे ना। यदि आप मुझे बुलाएंगी तो मैं कोई और बात करूंगी। मैम, इस पे आपकी राय इसलिए जरूरी है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। व्यक्तिगत राय ये आपकी राय से ही आपकी, नहीं महिमा जी, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से, आप कंडेम करें शौक से, आप कंडेम करें शौक से, पर मैं तो वही कहूंगी, आप शौक से कंडेम करें जनाब, पर मैं वही कहूंगी जो मुझे कहना होगा। करते हैं, पेपर पास करके आते हैं और आप उन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। महिमा जी, हमारा सवाल आपसे बस ये था, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि दिक्कत क्या है और सोल्यूशन क्या है। अगर आपको कंडेम करके पॉलिटिकल ये से बनाना है तो हम किसी और डिबेट में जरूर बैठ सकते हैं। नहीं महिमा जी, नहीं, दिस इज नॉट फेयर। शिखा जी, आप बिल्कुल देखिए, आपका जो ट्रीटमेंट है वो अनुचित है। मैंने कंडेम शब्द यूज ही नहीं किया, वो तो माननीय न्यायाधीश ने किया, मैंने इस्तेमाल नहीं किया कंडेम शब्द। मैंने कहा मुझे जो कंडेम करना चाहे वो मुझे डिबेट में ना बुलाए। ठीक है, आपका आप बुलाएंगे तो पॉलिटिकल बात, ठीक है, आप लेट्स कम बैक टू डिबेट, हम वापस आते हैं। यदि आप देखिए, मैं जो परस्पर सम्मान, मैं परस्पर सम्मान रखती हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस तरीके से बात न करें, इस तरीके से बात न करें। मैंने सिस्टम पे आपने सवाल उठाए, क्या ये किस स्तर की चर्चा हो रही है? ये किस स्तर की चर्चा हो रही है? महिमा जी, खेमचंद जी, महिमा जी, यही सवाल मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि किस तरह की चर्चा हो रही है। आप कह रही हैं कि अब आई बी पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल होंगी, ये जवाब नहीं चाहिए मुझे आपसे मैम। मैंने जो बोला, आप जो जवाब चाहेंगी वो मेरे मुंह में शब्द डाल देंगी क्या शिखा जी? आपने मुझे बुलाया है, मेरा अपना विवेक है, मैं उसी से बात करूंगी। मेरी पार्टी ने मुझे कुछ सोच लेकिन इतने गंभीर मसले पर जो राजनीति हो रही है उसको मैं रोक सकती हूँ मैम, विथ योर ड्यू रिस्पेक्ट अगेन महिमा जी। मैं गंभीरता से जवाब दे रही हूँ, आप मेरा तो आप प्लीज आप अपने चाहूंगी संक्षिप्त में पॉइंटिंग ना करें। आप पिन पॉइंटिंग कर रही हैं, आप पिन पॉइंटिंग कर रही हैं और पर्सनल टारगेटिंग कर रही हैं, व्हिच इज अनफेयर। महिमा जी, मैं आपको रोकते हुए अश्विनी दुबे, महिमा जी मैं आपको अब रोकते हुए अश्विनी दुबे, अब आप बताइए। मैं महिमा जी अभी आपसे अभी आपके मैं दरख्वास्त करूंगी प्लीज आप जो स्लो डाउन द पेस। अश्विनी जी, महिमा जी जिस बात को उठा रही थी, अब इसका राजनीतिकरण हो रहा है, क्या ये राजनीति का मुद्दा है? नहीं, राजनीतिकरण का मुद्दा होता तो सेक्शन 8 फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का खत्म करके क्यों वहां पर 2 साल से ज्यादा की सजा है उनका, जो भी लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं उनको जो है चुनाव लड़ने का योग करा दिया जाता। राजनीतिकरण का मुद्दा होता अदालतों में तो क्यों जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिश किया जाता। राजनीतिकरण का मुद्दा होता तो केशवानंद भारती की जजमेंट क्यों आती, गोकलनाथ की जजमेंट क्यों आती, बाबा खड़क सिंह की जजमेंट क्यों आती, सेक्शन 124A जो खास तौर से बात करता है राजद्रोह की, उस धारा को स्टे क्यों किया जाता, ईडी की पावर्स को स्टे क्यों किया जाता? राजनीतिकरण नहीं है। आज सवाल इस बात का है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जस्टिस मित्तल, उनकी बात से एग्री करते हुए शिखा जी, इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में मैं कहूंगा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करें। एनजेएससी लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एनजेएससी पारदर्शी हो, उसकी न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे, विविधता को प्रतिबंधित करे, पेशेवर क्षमता यानी उसमें एकेडमिक्स उसी फील्ड के लोग हों और यूनिटी की बात करे, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री रखते हुए अगर एनजेएससी का सुधार लेकर के आते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंपॉर्टेंट और रिटायर्ड जजेस, लेकिन दुबे जी इस पे अप्रूवल कहां से हो? फिर सवाल ये भी तो है, आप खुद कह रहे थे इसे चेक किया जाए, और चेक कहां होगा? वो कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। 2015 में यही तो हुआ।
कैसे होगा? इसीलिए तो आपको कंसेंसस, डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये कि आप कंसेंसस बनाकर चले। आप इंपॉर्टेंट लोगों के रिकमेंडेशंस लीजिए। पिछली बार एनजेएससी आया तो जजेस के विचार तो लिए नहीं गए। जस्टिस मित्तल जैसे एकेडमिक्स वाले लोगों को रखिए, उनके विचार रखिए और निश्चित तौर पर लेकर आइए। खेमचंद जी, दुबे जी जो बात कह रहे हैं या अश्विनी दुबे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कंसेशन होना बहुत जरूरी है, आप राय मशवरा कीजिए और राय मशवरा के बाद ही किसी कानून को लेकर आइए, तभी उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। यही अल्टीमेट सोल्यूशन होना चाहिए। देखिए, पहले भी शिखा जी संवाद हुआ था और पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल पास होता है उस पर डिबेट होती है और अभी भी सरकार ठीक है ओपन है हर सजेशंस के लिए। और मैं आपको बता दूं, जब एमिनेंट पर्संस की बात की गई है, पर्सनालिटी की बात की गई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्पोर्ट से लेके आप यहाँ जुडिशरी में ले आओगे। ऑब्वियसली वो आर द जुडिशरी एक्सपर्ट, जो संविधान के एक्सपर्ट है, उन्हीं को रखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप जैसे प्रवक्ताओं को वहां बैठा दूं, आप जुडिशरी एक्सपर्ट ही हो, ये श्योर है। नहीं, ये तो अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी को भी मैंने आपसे शुरुआत में इसलिए कहा कि लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है ये, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और बहुत वैलिड पॉइंट आप कह भी रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर के ही, खेमचंद जी, चर्चा करके ही किसी सोल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही महिमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।